हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है आप लोगों को जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में पूछा जाता है, वो हिंदी का जो है मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो बातचीत है, जिसके लेखक बाल कृष्ण भट्ट है, उनके बारे में मैं पूरा सारांश लेकर के आया हूँ, जिससे आप लोग को उसका गद्यांश भी 5 नंबर का पूछता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग समरी कहते हैं ना। और वहां से ऑब्जेक्टिव आप लोग को 3 नंबर का इस चैप्टर से पूछता है एवरी ईयर। तो वो भी मैं आप लोग को क्लियर करूंगा। समझ रहे हैं? टोटली इसमें से आप लोग को इस चैप्टर से आप लोग को टोटल 5 से 8 नंबर का पूछता है। इस चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, पूरा डिटेल चलेगा। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग चिंता ना करें, ठीक है ना, सभी चीज मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए बाल कृष्ण भट्ट साहब जो है ना, बातचीत, ब से बाल कृष्ण भट्ट और ब से बातचीत। तो बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। देखिए बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक एवं परिचय है ना, बातचीत पाठ का लेखक और परिचय। तो देखिए बातचीत के लेखक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट है। बाल कृष्ण भट्ट का जो था जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। 23 जून 1844 में बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऐसे ही इसको याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक अपनाते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ था। ठीक है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखेंगे बाल कृष्ण भट्ट का निधन जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ था। 20 जुलाई 1914 को हुआ था, यानी कि इनका मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ठीक है ना, यानी कि ये समझ रहे हैं ना, एकदम इनका मृत्यु हो गया, यानी कि ये दुनिया को अलविदा बोल दिए। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान बहुत ज्यादा पूछता है। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान बहुत ज्यादा पूछता है, तो याद रखेंगे इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश इनका मूल निवास स्थान था। चलिए आगे हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा एकदम इसका डिटेल हम लोग जानने वाले हैं आज, पूरा कहानी। बाल कृष्ण भट्ट का माता का नाम पार्वती देवी था, और बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट आए, और यह क्या थे? पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता एक थे, क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के प्रमुख जो है साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग के। और कौन से काल पूछेगा तब आधुनिक काल, युग कहेगा तब भारतेंदु युग, और काल पूछेगा तो आधुनिक काल, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग सारांश पर हम लोग आते हैं, जो 5 नंबर का पूछता है, लेकिन हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे। ये पूरा जितना हम पढ़ाएंगे वो पूरा एकदम एग्जाम में नहीं लिखना है, इसमें से छांट करके आपको लिख देना है। लेकिन मैं पूरा कहानी बताऊंगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं जाने वाला है। 8 नंबर तक आपको, 5 से 8 नंबर आप लोग को इस चैप्टर से पूछताछ क्लियर कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए बातचीत निबंध का सारांश जो है हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति का मतलब क्या होता है? जो हम अभी बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो बोलने की शक्ति को हम लोग वाक शक्ति कहते हैं। तो वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है ना, ईश्वर का वरदान। तो बाल कृष्ण भट्ट साहब जो है ना, तो वाक शक्ति को जो है ना ईश्वर का वरदान बताए हैं। फिर क्या कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट जी? कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि यदि हम लोगों में वाक शक्ति अगर नहीं होता तो इस गूंगी सृष्टि में न जाने क्या होता है ना। हाँ वही बात कह रहा है। कह रहा है कि वे कहते हैं कि कौन? तो बाल कृष्ण भट्ट। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता, वक्ता मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, को स्पीच की तरह नाच खराट है ना जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। अगर जिसके अगर मान लीजिए कि वाक शक्ति अगर नहीं होता, जैसे अपनी स्पीच दिया जाता है, जैसे कोई कहता है स्पीच यानी कि वाक शक्ति के द्वारा ही स्पीच देता है या भाषण देता है, उसमें आप लोगों को जैसे अगर ये नहीं रहता तो हम लोग अपना कोई भी बात नहीं रख पाते, है ना, नहीं रख पाते। तो वही बात यहाँ पर वो घुमा करके कह रहे हैं कि इसमें कोई भी बात को हम लोग जाहिर यानी कि बता नहीं सकते थे, है ना, वाक वाक शक्ति अगर नहीं रहता तो। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने
चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है। जैसे कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे शेठ कि जिस प्रकार से किसी भी आदमी को कहते हैं कि किसी भी आदमी को मजेदार जिंदगी बनाने के लिए खाने पीने है ना, और टहलने घूमने फिरने, है ना, इसके साथ साथ आपको जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए आपको क्या जरूरत है? बातचीत भी अति आवश्यक है। क्योंकि बातचीत से क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। अगर आपके मन में कोई भी बात घूम रहा है, उस बात को अगर हम लोग दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे? तो एक दूसरे से बात करने के जरिए, है ना? जैसे आप लोगों को मन में शंका है कि सर हमको ये समझ में नहीं आता, तो आप जब तक नहीं बोलिएगा, तब तक तो हम भी नहीं बता पाएंगे। वही बात कहने का मतलब हुआ। इससे चित्त यानी कि बातचीत है ना, इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ पड़ता है। बहुत ज़्यादा ये पूछता है। याद रखेंगे, ये जो लिखा गया है, ये वाला टॉपिक मैं अंडरलाइनिंग कर देता हूँ, बहुत पूछा गया है। ये वाला जो टॉपिक मैं अंडरलाइनिंग किया हूँ, ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि बातचीत के ज़रिए मवाद जो हृदय में जमा रहता है, वो क्या हो जाता है? तो आप लोग बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे कि भाप बनकर उड़ जाता है या निकल जाता है ना? चलिए, बेन, अब क्या कह रहा है बेन साहब, अब आगे हम लोग चलते हैं। बेन बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से, कौन जॉनसन? तो बेन जॉनसन कहते हैं कि मनुष्य बोलने से ही मनुष्य के स्वरूप साक्षात्कार होता है। यानी कि बेन जॉनसन का कहने का अर्थ है कि अगर कोई भी आदमी बोलेगा तो मनुष्य के रूप जो है, बोलने से क्या होता है, मनुष्य के रूप का जो होता है साक्षात्कार होता है कि वो आदमी कैसा है, वो आदमी कैसा अच्छा है या खराब है, बोलेगा उसके बाद है ना। कोई कोई होता है कि चुप रहता है, मन में पाप रखा हुआ है, कोई होता है बुलक्कर होता है, जो जो भी बोलता है मुंह पर बोलता है, उसको डर भय भी नहीं होता है ना। चलिए आगे देखिए, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन मानते हैं? एडिसन का मानना है। किसका मानना है? एडिसन का मानना है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है। ये अंडरलाइनिंग जो मैं किया हूँ, ठीक है ना, ये वाला अंडरलाइनिंग जो भी कर दिया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच के बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। यानी कि बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार जो होता है ना, तीन लोगों के बीच में जो बात होता है वो फॉर्मेलिटी होता है, मतलब दिखावा होता है। असल बातचीत जो होता है दो व्यक्तियों के बीच होता है, कौन कहे? तो एडिशन कहे। ठीक है ना। और तीन व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होता है वो फॉर्मेलिटी होता है कि अपना बोल करके अपना फॉर्मेलिटी निभा दिए है ना। चलिए, समझ गए। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे शेठ। लेखक कहते हैं कि हाँ, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो तरीका है, उसको क्या कहते हैं? तो आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन। कौन कहे? तो लेखक बालकृष्ण भट्ट कहे हैं कि आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन किसने कहा है? यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो तरीका होता है, आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन किसने कहा? तो वो बालकृष्ण भट्ट लेखक ने कहा है। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी कि जो है, मतलब कि यूरोप वासी का जो बात जो होता है, उनको सुन करके आपको कान को जो है ना बहुत अच्छा महसूस होता है। सो कह रहा है, इसे हृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अपने हृदय को शांति मिलता है। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है जो आप लोगों को अभी मैं बताया हूँ। कौन? बालकृष्ण भट्ट के अनुसार। मेरे प्यारे सेठ, अब जो है इसमें ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी मैं करा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव इसमें 8 से 10 ऑब्जेक्टिव है जो इम्पोर्टेंट है, जो एकदम डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से लड़ता है। लेकिन मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे सेठ, अगर आप लोग बढ़िया से बढ़िया कोर्स लेना चाहते हैं तो केवल हिंदी और इंग्लिश का,
ठीक है ना। साइंस के लिए ऑल सब्जेक्ट और केवल हिंदी और इंग्लिश का अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो स्पेशल आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को पीडीएफ नोट्स हर चीज़ मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो उस पर आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, वहीं पे उस पर आप लोग भेज सकते हैं क्वेश्चन और बना सकते हैं। तो उसके उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा मेरे प्यारे एशियन, आपको स्टडी सिलेबस का ऐप इंस्टॉल करना होगा जो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे एशियन, तो यहाँ पर आप लोग को सीधे सीधे आंसर दिख रहा होगा। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो युग कहेगा तो भरतेंदु युग, है ना, भरतेंदु युग। अकाल कहेगा तो आधुनिक काल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करी, सब आप लोग कहानी में पढ़े थे। अब क्या करे, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। कौन भट्ट, तो बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है मेरे प्यारे से, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है, तो वो जो है आपको बाल कृष्ण भट्ट की है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आप लोगों को पूछ रहा है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। सो देखिए आप लोगों को क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो कौन सा काल था, आप लोगों को मैं बताया था कि आधुनिक काल। आयु कहेगा तो भरतेंदु युग। चलिए ये भी आप लोग समझ गए। बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो आप लोग बताएंगे, तो ये है आप लोगों को निबंध है। क्या है, निबंध है, याद रखेंगे। बातचीत जो है निबंध है। अब 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, है ना, रस का समुद्र किनकी बीच किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है, तो वो दो हमजोली सहेलियों के बीच, ठीक है ना, दो हमजोली सहेलियों के बीच, है ना। बात समझ गए। चलिए ये आप लोगों को 7 क्वेश्चन था, अब इससे आगे नहीं है। तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग तुरंत प्ले स्टोर पर जाए, है ना, प्ले स्टोर पर जाए और वहाँ से स्टडी सिलेबस का ऐप जो है इंस्टॉल करें, वहाँ से सभी पीडीएफ नोट डाउनलोड हो जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को ये है 82 29 84 33 52। अगर वहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड नहीं होता है तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करें। और आप लोगों के लिए महा ऑफर है मेरे प्यारे फ्रेंड, आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो है लिंक दे दिया गया, अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ से भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे चीज़ पा सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करें नोटिफिकेशन के लिए। और आप लोगों को जो है मेरे प्यारे एशियन, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग जो है कमेंट चैट में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे एशियन कि आप लोगों को फ्री 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 पीडीएफ के लिए भी आप लोग को स्टडी सिलेबस का ऐप इंस्टॉल करना होगा, और पेड के लिए भी आप लोग को वही इंस्टॉल करना होगा। ऐसे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सभी चीज़ों का लिंक, व्हाट्सअप टेलीग्राम सभी चीज़। और ऐसे आप लोग को जो है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ मेरे डियर स्टूडेंट, क्या एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहता हूँ सो आप लोग ध्यान देंगे सभी लोग। आप लोग क्या करना है, गूगल या क्रोम पर आना है और सर्च कर देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट स्टडी सिलेबस, ठीक है ना। स्टडी सिलेबस आप लोग अगर सर्च कर देते हैं, स्टडी सिलेबस अगर आप लोग गूगल या क्रोम पर सर्च करते हैं तो यहाँ से आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। न्यू अपडेट में हमेशा आपको न्यूज मिलते रहेगा, आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, आईएससी 12th वाला में, इसमें सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश A to Z चैप्टर बाई चैप्टर आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। और यहाँ आर्ट्स के लिए है, और यहाँ डेली टेस्ट है, डेली टेस्ट लगाइए। और न्यू अपडेट में आप लोगों को हर चीज़ का पीडीएफ नोट्स या कोई भी चीज़ नया नया आता है वो सभी चीज़ दे दिया जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट चैट में जरूर कमेंट करें। और साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी लगातार एकदम चलेगा पावरफुल हर सब्जेक्ट का यहाँ से। और इंटर में आपको आगाज है कि इस बार 450 पार है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।